very warm welcome to this amazing session on Blaze, a Sun's Trial by Fire, a true story by Mr. Sushil Poddar and Mrs. Nidhi Poddar. So, welcome to the first edition of the National Zero Hackathon presented in association with the Raisoni Foundation. We are privileged to have our today's guest, that is Mr. Sushil Poddar and Mrs. Nidhi Poddar. I would just like to brief the introduction of our today's guest. Nidhi Poddar is a woman of entrepreneurial character. She has graduated in economics from Patna University in 1994. She is married to Sushil Poddar and they have a daughter. Sushil Poddar is a senior government officer who has been serving his department for the last 27 years. He did his BTech from ISM IIT, then back in 1989. After serving the mining industry for 5 years, he joined the civil services in 1994. So this is a brief introduction, but let me tell you, the story what we are going to hear from them today is very different from the background which I just gave you. So before we start the session, I would request to please play the video. Look into the fire, my friends. Look at its profoundness and rekindle the fire in you to make the spirit strong, stronger than ever before. मैं दोनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आज हमारे साथ यहाँ पे आपकी बुक पे बात करने, आपके विचार व्यक्त करने के लिए आए हैं. सो वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू, निधि मैम एंड सुशील सर. सो टिल द वीडियो स्टार्ट्स, एक जो मैंने बुक पढ़ी तो मेरे रियल फीलिंग्स मैं आपको बताती हूँ. हैट्स ऑफ टू यू बोथ फॉर गिविंग दिव्यांश व्हाटएवर ही डिजर्व्ड. And I would just like to say that Nidhi ma'am, the name Divyansh, which has Divya Ansh in that, right? So true to his name, your child has spread the knowledge. Divyansh ने अपनी कल्पना से, अपनी creative writing से, throughout इतना I would say नाम कमाया, इतने लोगों को inspire किया है. So while keeping the name, आपने ऐसा सोचा था कभी कि ऐसा होगा? सच बताऊं तो हम दोनों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था. नाम का मीनिंग हम लोगों को बहुत पसंद आया. जब नाम हम लोग सोच रहे थे क्या रखे, तो बहुत सारे नामों में एक नाम हम लोगों ने सिलेक्ट किया. इसका मीनिंग बहुत अच्छा लगा. दिव्यांश मतलब दिव्य का अंश. उसके साथ दूसरा एक नाम है आत्मन. तो दिव्य अंश को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, समाहित करना. तो मीनिंग अच्छा था इसलिए रखा. लेकिन जैसे जैसे दिव्यांश बड़ा होता गया तो नाम के अनुसार ही वो उसके कंडक्ट भी थे, उसके सारे चीज वो अपने नाम के अनुसार ही कर रहा था. लेकिन एज अ पेरेंट्स ठीक है, अच्छा लग रहा था कि बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो रहा था. लेकिन दिव्यांश के जाने के बाद और जब ये ब्लेज आया तो लोगों ने जब नाम, एक कैरेक्टर का नाम जाना दिव्यांश, तो लोगों ने हमसे पूछा कि आपने क्या सोचकर दिव्यांश का नाम रखा. आप जैसे भी पूछे, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि हमने कुछ सोचा नहीं था. ये ग्रैंड डिजाइन था और उसके वजह से ये नाम दिव्यांश का पड़ा. और बाद में मैंने महसूस किया कि जब हम किसी व्यक्ति का नाम रखते हैं तो शायद उसका नाम नहीं रखते, उसके आत्मा का नाम रखते हैं. बहुत सही कहा. चेहरे बदल जाते हैं लेकिन वो नाम हमेशा के लिए रह जाते हैं. और अगर कुछ अच्छा करते हैं तो वो आप हमेशा वो नाम के साथ उस दुनिया में रह जाते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं. तो सही मायने में दिव्यांश ने अपने नाम को जस्टिफाई किया. लेकिन हम बिल्कुल सहमत हूँ. हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ. बिकॉज जब मैंने भी नाम पढ़ा दिव्यांश और जब स्टोरी पढ़ी तो
बिल्कुल वो उसके नाम के अनुरूप ही रहा। और सुशील सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि दिव्यांश का चाइल्डहुड कैसा था? दिव्यांश का चाइल्डहुड बहुत ही मार्वेलस था। हैप्पी गो लकी, चीजों को अपने स्ट्राइड में लेना, जो उसके सामने आ जाए। पढ़ने में काफी शार्प था, मैंने किताब में भी लिखी है। पढ़ने में काफी शार्प था, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में काफी वो इंडल्ज रहता था। और चीजों को what really distinguished Divyansh from rest of the children when I used to go to his school, I can tell you, he was a very sharp observant. He was an observer, and also he never talked in loose words. तो जो वो देखता था उसको एब्जॉर्ब करता। तो चाइल्डहुड बहुत अच्छा था। शायद वो चाइल्डहुड उसके आने वाले समय का वो फाउंडेशन दे रहा था। नाउ इन हाइंडसाइट इफ वी लुक बैक देन वी सी कि देयर वाज सम स्ट्रांग फाउंडेशन। उसके चाइल्डहुड के स्पेशल कैरेक्टर क्या था, मैं सम अप कर देता हूँ थोड़ा सा। He whatever he used to feel, he used to write. We have mentioned in the book. Suppose I had beaten him somewhere, someday. He would write a letter. Why did you beat me? You could have beaten me like this. Or, anything of the sort. He would write to me. Or he would write to your mama. तो मैंने भी बुक में पढ़ा कि इवन थैंकफुल होने के लिए ही यूज्ड टू राइट नोट्स, राइट? Yeah. एंड ब्यूटीफुली एंड क्रिएटिव। तो मतलब लिखने का शौक बचपन से ही Yes. है ना? राइट। सो जब आपने when you got to know about his medical condition, then what were the initial thoughts? Because you yourself said that Divyansh was a very brilliant child. He was a brilliant kid. So when you got to know about the medical condition, what were the initial thoughts? Like other than the traumatized part, definitely एक शॉक तो लगता ही as being parents, एक शॉक तो लगता ही, लेकिन आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब आप आगे उसको कैसे हैंडल करें? देखिए, इनिशियल थॉट इसमें कोई प्लान नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी प्लान। दिस केम एज अ ह्यूमंगस प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ अस। द प्रॉब्लम बेफेल अस। नाउ हम कुछ प्लान नहीं कर सकते। सो व्हाट वी डिसाइडेड अनकॉन्शियसली, I cannot say कि we had decided from day one. We will take one day at a time. We will move ahead. And the biggest strength I had was coming from Divyansh. He was the person who was all the time giving me strength. So this is one. The second part is that we thought let our life go in the normal way. Divyansh used to tell me at a later stage of his life, Papa, I have a problem. I am not a problem. I have a disease. I am not diseased. Now, he did not allow his disease to fester. Please understand this. Yes. And that's why we could see whatever he wanted to do, he was doing. He was going to the school. He was, playing cricket. He was undergoing treatment also. So everything was going as per plan. Besides undergoing treatment, which was a very big treatment, chemotherapy. Right. So I can tell you, I'll just elucidate it further. In fact, we have mentioned in the book also, Divyansh at a later stage, he picked up guitar, string instrument. And one day he said, okay, I want to, can you bring me some string instruments album? So we bought one album, and that album was of Niladri Kumar. And he plays sitar, electric sitar, you can say. Now, that was a monsoon day, and the doctor had categorically told us not to take him in a crowded place because of catching infection. And he was pensively reading a newspaper, and there was a show of Niladri Kumar in Bombay Liberty Talkies. And he said, Papa, can we go to watch that show? Because I love his music. And the doctor said, how could you take? I mean, the doctor, I will take. Because I will guard all cautions. I will take all cautions. Will allow us to go. And we went there. We was the show, and we came back. The point I'm trying to drive you is that we lived our life normal. We kept this problem, C problem, cancer problem, sidewise. It is going. Our life is also good. Very true. Nitin ma'am, ऐसा जब भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन लाइफ में होता है तो लोगों का सिंपैथी बढ़ जाता है, राइट? एंड दे डोंट रियलाइज कि बीइंग सिंपैथेटिक इज नॉट हेल्पिंग, इट्स हार्मिंग यू। डू यू एग्री विद दिस?
फिर जब लोगों का सिंपैथी आया, जब लोग सिंपैथाइज करना शुरू किए, तो आपको भी यही फीलिंग आया? सच बात है, ये बहुत ही खराब है। लोग जो सिंपैथी करते हैं वो एक तरीके से लगता है लोग पिटी फील कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपको अपने नॉर्मल लाइफ से अपनी जो हैप्पीनेस है, जो भी कुछ अच्छा होता है आपके साथ, वो शेयर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अगर शेयर करेंगे तो हम लोग ज्यादा हर्ट हो जाएंगे, और ऐसा करके वो हम लोगों को ज्यादा हर्ट करते हैं। ये हम लोगों ने फील किया है। इसलिए हम लोगों ने, और दिव्यांश को तो कभी ये चाहिए ही नहीं था। और अगर मैं बताऊं एज अ मदर, तो दिव्यांश भले ही इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स थी, सोसाइटी के लोग थी, क्योंकि दिव्यांश ने इस बीमारी को इतना छोटा बना दिया था कि लोग सिंपैथी तो नहीं करते थे, शायद मुझसे और दिव्यांश से जेलस फील करते थे कि इस बीमारी में भी वो इतना अच्छा कैसे कर रहा है, एक्सेल कैसे कर रहा है। तो मैं सोसाइटी को यही मैसेज करना चाहती हूँ कि सिंपैथी नहीं चाहिए, बस लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और एक नॉर्मल लाइफ में हम लोग को भी इंक्लूड करे, यही सबसे बड़ा हेल्प होता है मुझे लगता है। और मुझे लगता है ऐसे टाइम जो ये कंडीशन से जा रहा है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पॉजिटिव सपोर्ट है, ना कि सिंपैथी और पिटी। बिकॉज जितना तकलीफ सिर्फ बीमारी से नहीं होता, उतना लोगों के चेंज बिहेवियर से भी कभी कभी होता है। एंड नॉट ओनली द पेशेंट और नॉट ओनली द पर्सन हु इज सफरिंग, पूरी फैमिली को उसका प्रेशर फील है। एम आई राइट? राइट, ओके। So after Divyansh learned about his medical condition, जब दिव्यांश को पता चला, so उसका क्या reaction था? Initially what, like, because when I read the book, I would say that he became more stronger, he became more positive. फिर उन्होंने क्या फील किया कि जब उसको पता चला, या अपने घर में इतने से बताने, या फिर जब उसे पता चला कि उससे कैसे रहे? Actually, in fact, we have mentioned in the book, we never discussed this problem until 2015. Now, 2009, he was infected with leukemia for the first time. And for the good 6 years, we never broached this subject at our home. Divyansh, at a later part, maybe after 2012, when he relapsed for the second time, then was possibly he knew what I am suffering from. But हम लोग कभी घर में डिजीज डिस्कस नहीं करते, ओनली ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं, ब्राइटर फ्यूचर अहेड। लेकिन एक हम लोगों ने जो बनाया हुआ था कि इस सी कैंसर को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, 2015 में when he relapsed for the second time, after which we decided to take him to Israel for bone marrow transplantation, so at that point of time I had to break this well of secrecy. तो मुझे याद है हम लोग आईसीयू में एडमिट थे, तो हम लोग गए थे, और वो मुझे इतना हल्का कर दिया, बिकॉज आई एम ए फादर। मुझे लगा कि at such weak moment I also needed some support, some shoulder to lean on. लेकिन उस स्थिति में जब मैं दिव्यांश से मिलने गया था, and the first time I was thinking after 6 years I am going to discuss about this disease, and we never broke this disease, and he knew what he's suffering from, और ना मैं कभी डिस्कस करता। मैं जब आईसीयू में, आई रिमेंबर दैट डे, एंड ही लुक्ड एट मी एंड somehow came to know through nurses and all doctors कि I am taking to Jerusalem for bone marrow transplantation, and that time he was 80 years old. So वो अचानक मुझे देख के बोला, पापा लेट्स फिनिश इट ऑफ फॉर वन लास्ट टाइम, चलते हैं यरूशलेम में, इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराई देते। नाउ उस समय मुझे लगा कि दिस पर्सन वाज, एंड दिस पर्सन एट द सेम टाइम ट्राई टू गिव कंफर्ट टू हिज फादर। जो हम वेल ऑफ सेक्रेसी को ब्रेक कर रहे थे, द फादर शुड नॉट फील अनकंफर्टेबल। तो ही न्यू ऑल अलोंग, मुझे तो लगता, लेकिन हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते टिल आफ्टर 6 years। जितना सुनने में स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये सिचुएशन कैसे हैंडल किया है, बट वे जब आपके वर्ड्स में वो पावर आ जाती है अपने आप, और जब आप डिस्क्राइब करते हैं, तो आई गेट अ फीलिंग कि कितनी स्ट्रेंथ लगी होगी एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ चाइल्ड। उसको भी आपके देख के सफरिंग हो रहा होगा, और आप लोग भी उसको देख के सफर हो रहे होंगे। तो कितना स्ट्रेंथ, कितना बॉन्डिंग चाहिए होता है ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ये आपके वर्ड से थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे। And one more thing, when I read, Divyansh really believed in karma theory. So the poems he has written directly touch your heart. They have very deep meaning.
what I understood was he was so positive, so motivated, irrespective of what the pain he was suffering or whatever he was going on. And he even managed to score 94% in the 10th result. So, what was his mantra? Where was the strength coming from? I think if I can tell you, he possessed divine soul. Now, I may look very awkward, it's very immodest, but I'm not exaggerating. As parents now we are feeling when we look back and look at his life, मुझे लगता है वो डिवाइन सोल था. एक्चुअली मैं एक छोटा सा मैं एनेक्डोटल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. देन यू वुड रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेंथ करेज ही हैड possessed at that point of time. Now I'm talking about somewhere 2017 February, and Divyans relapsed for the last time after bone marrow transplantation. It's a big treatment process. It extends for at least 1 year, 6 years in trot, and after that he relapsed, and we were crestfallen, we were dejected, we were shocked. And that day I remember my medical oncologist from Mumbai, I had taken him to that doctor, and the doctor told me bluntly on that day, and he has been referred in this book, Mr. Poddar, enough treatment has been given to him. Now let him enjoy his life. I was shocked. For a doctor, you are fine. Let him enjoy his life. But think of the predicament of parents. We cannot allow our son just to die. And with that, we came back home. And next day, Divyans had an examination. So he was preparing for examination without getting disturbed with all those things happened during that day. And late evening, he was writing something in his study room. At 10:30, I checked in. Divyans, are you preparing for paper tomorrow? I knew what we are heading at. No, Papa, I have written a poem. A poem? And that poem, can I read it? Yeah, definitely. Poem, let me read it, then I'll give my reflection. Yes. That day he wrote, "Here we go again." Yeah, big group. Yes, I want to read that. Who are we, Divyans and his humongous, formidable nemesis, cancer? He says, "Here we go again. You and me facing each other. Time the untiring witness, sighing and gazing who blinks first. Long has this lasted, an entire boyhood, while we go on and on, staring at the unrelenting countenances into the abyss of transience. Pretty impressive is your motivation, pulling me, pushing me down at will. There comes time, the veil of patience when seems passed in front of your presence. Save your breath, save your energy. Desist from these foolhardies. No despair, no maelstrom of yours terrifies me, jitters me, not anymore. You see, I have become the master of the storm you so will orchestrate. Right up my alley, bursting at my sleeves, are contemplations you plot next. It's a game of patience, naked languid stares, where the triumphant will be me, laughing at your soreness. We can play this game as long as you wish, until you let yourself to ruin, and I'll continue to stare at your crumbling will. My dear Ashwini, when we came out with this book, Blaze, A Son's Trial by Fire, I can say with all humility, Divyans is staring at the crumbling will of his nemesis, that's cancer. Totally, certainly. I cannot agree. I cannot agree more. And hats off to him to keep his mind, to keep his everything so composed and writing a poem at this situation where we just heard about the situation that, I mean, just imagine इतना सब कुछ होने के बाद भी जब आपको पता है कि अब कुछ वर्क नहीं कर रहा है, आप इतना स्टेट ऑफ माइंड रख रहे हो एंड यू राइट सच अ ब्यूटीफुल थिंग, सच अ हार्ट टचिंग थिंग. It is incredible, sir. It is incredible, and you both should be definitely proud. Definitely proud of. So, at some point, Nidhi ma'am, Divyans stand by the weakness. दिव्यांश हमेशा से हम लोग का स्ट्रेंथ ही बना, कभी वीकनेस नहीं बना हम लोगों का. जब वो 12 साल का था, एज अ टेंडर एज, उसको ये प्रॉब्लम्स में आना पड़ा और स्ट्रगल करना पड़ा.
लेकिन कभी एक सिंगल डे भी कभी नहीं देखा कि उसने पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने एडवर्सिटी को ही अपने फेवर में कर लिया था। और जब 12 इयर्स का था और फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, क्रिसमस का टाइम था उस समय, और उस समय स्कूल छूट रहा है, सब कुछ हो रहा है, 1 महीने के लिए बच्चा हॉस्पिटल में एकदम बंद हो जा रहा है। उस समय उसने सैंटा को लेटर लिखा था और उसने ये लेटर में ये लिखा था कि थैंक यू सैंटा, आपने इतना वंडरफुल गिफ्ट दिया एज अ मदर के रूप में कि मदर मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड कर रही। तो उसने उस समय भी उस एडवर्सिटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली थी और उसको देख के कभी हम लोगों को लगा ही नहीं कि रास्ता इतना मुश्किल होने वाला है। सारा ट्रीटमेंट प्रोसेस हुआ, जो भी उसने बहुत अच्छे से लिया और हमेशा वो स्ट्रेंथ ही बना। और अभी भी दिव्यांश नहीं है तो भी मैं वीक नहीं हूँ, सिर्फ दिव्यांश के वजह से। उसने अपनी इतनी अच्छी स्टोरी दी और वो मुझे सोसाइटी के सामने, और मदर के लिए बहुत मुश्किल होता है, आप शायद समझ पाए, आपका बच्चा चला जाए तो आप शायद फेस नहीं कर पाते हैं सोसाइटी को, वर्ल्ड को, लेकिन दिव्यांश ने मुझे ये स्ट्रेंथ दिया अपनी स्टोरी के रूप में और मुझे अपनी जगह एक ऑथर के रूप में मुझे एक नई पहचान दी। तो हमेशा से वो स्ट्रेंथ रहा है और आगे भी वो मेरा स्ट्रेंथ ही रहेगा। कल जब सुशील सर से डिस्कशन हो रहा था तो ये क्वेश्चन मैंने उनको बोला था कि दिव्यांश ने मम्मी को क्यों चुना टू बी द ऑथर, क्योंकि शेयर तो आप लोगों ने इक्वली किया है। तो ऐसा कोई कौन सा ज्ञान था या ऐसा दिव्यांश को क्या लगा कि मम्मी का हाथ पकड़ा दिव्यांश? देखिए ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो पहले मैं एज अ मदर अपनी बात बता, आपने बुक पढ़ा, उसमें दिव्यांश बचपन से ही बहुत सारे लेटर्स लिखता था, स्टोरी लिखता था, पोएम्स इतने अच्छे लिखता था और पढ़ाई में बहुत ब्राइट था। तो मुझे हमेशा से लगता था कि वो कभी आगे जाकर अपनी कहानी लोगों को बताएगा, उसके पोएम लोग पसंद करेंगे, वो किसी स्टेज पर जाके अपने पोएम सुनाए, उसकी किताब आए। और मैं दिव्यांश को बोलती भी थी कि तुम अपनी कहानी क्यों नहीं लिखते हो, इतनी इंस्पायर है तुम्हारी स्टोरी, लोगों को इंस्पायर कर पाओगे। तो उसने यही कहा था कि मम्मी अभी मैंने ऐसा अचीव क्या किया है जो मैं अपनी कहानी लिखूं। फिर दिव्यांश चला गया, लेकिन लगता था कि दिव्यांश की इतनी अच्छी कहानी वो ऐसे वेस्ट नहीं जाएगी, वो ऐसा अनजाना नहीं रहेगा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्टोरी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि दिव्यांश को एज अ ऑथर में देखना चाहती थी, एज अ पोएट में देखना चाहती थी। शायद मेरे लिए ये रीजन है कि भले दिव्यांश नहीं तो उसने अपनी जगह मम्मी को एज अ ऑथर लोगों के सामने पेश किया, क्योंकि उसने अपनी जगह मुझे बैठाया। तो मैं ऐसा मानती हूँ, रीजन अलग आपको सुशील शायद बताए, वो ज्यादा लॉजिकल हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल मैं निधि जी से अग्री कर रहा हूं। और ये निधि का इसमें एक्टिव वॉइस बुक में होना, ये कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी, ये डिवाइन डिजाइन था। और मैं छोटा सा स्टोरी में शेयर करता हूं दैट विल आल्सो टेक यू थ्रू द जर्नी ऑफ मेकिंग ऑफ दिस बुक। और बहुत मार्वेलस स्टोरी मैं छोटा करके बताना चाहता हूँ, बहुत लंबा स्टोरी है, टाइम हमारे पास उतना नहीं। देखिए क्या है, जब दिव्यांश 2019 में हम लोग को छोड़ के चले गए मे सेकंड में, सो व्हेन वी केम बैक आफ्टर ऑल द रिचुअल्स, तो हम लोग ने सोचा कि कहानी लिखी जानी चाहिए। तो हम लोग तो ऑथर्स थे नहीं, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, आप हाउस वाइफ हैं। तो हम लोगों ने किसी राइटर को ढूंढा, बहुत अच्छी राइटर थी, और उनको मैंने एक सिनॉप्सिस लिख के दिया कि आप इस पे कहानी आप लिख सकती हैं। तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी कहानी में लिखी। उसके बाद 40-50 घंटे का ट्रांसक्रिप्शन, करीब काफी इंटरव्यू हम लोग का उसमें है, कैरेक्टर्स आए, बाहर से कैरेक्टर्स आए जो बुक के पार्ट थे। और हुआ क्या है कि 2021 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, 2020 में मार्च में, दिव्यांश कविताएं काफी लिखते थे। तो मैंने सोचा कि इन कविताओं को का एक संग्रह बनाया जाए, एक हम कंपाइलेशन बनाते, अलग से उसका पब्लिकेशन करते थे। और हम दोनों दिव्यांश काम के लिए काफी ऑनेस्ट, तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा करते, दिव्यांश की कविताओं को फिर से पढ़ना पड़ेगा, उसका पर्सपेक्टिव लिखना, नॉट समरी, पर्सपेक्टिव, क्या दिमाग में चल रहा होता है उसने कविता लिखी। तो हमने सारी कविताओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया। तो देखा क्या है कि उसने अपनी कविताओं के थ्रू अपनी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी लिखी। और आई एम नॉट एक्सेजरेटिंग, उसने लाइफ में दुख की बात की, सुख की बात की, रिश्ते की बात की, अवसाद की बात की, चैलेंज की बात की। आप मतलब कुछ भी सोच लें, हर बातें लिखी हुई हैं उसमें। उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम दोनों ने डिसाइड किया था क्या हम लोग कुछ लिख सकते हैं, छपने के लिए नहीं, छपने के लिए तो वो राइटर लिख रही थी, तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं।
फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब एक कहानी लिखी जानी चाहिए, एंड आई ट्रूली बिलीव एंड यू विल आल्सो अश्विनी बिलीव कि बच्चे की कहानी माँ से बेहतर कोई नहीं सुन सकता। सही बोला सर। ये मैं डे वन में हम दोनों जाकर निधि बच्चे की कहानी सुनानी है, मदर का इंटरप्रिटेशन बच्चे का एक छोटे इवेंट्स के लिए भी होता है ना, वो बहुत विशाल होता है, शायद उस लेवल तक हम नहीं गए। एंड दैट वाज द रीजन वी म्यूचुअली डिसाइडेड कि इस बुक के 3 ऑथर्स होंगे, जिसने वो परमात्मा जिसने कहानी दी दिव्यांश, और ये नरेटर थी, उन्होंने मुझे कहानी पूरा नरेट किया, मैं सिर्फ टाइप कर। तो इस तरीके से हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि माँ ही कहानी सुना, वो ज्यादा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है इन हाइंडसाइट में मुझे लगता है कि ये अच्छा डिसीजन, आप अग्री करें? डेफिनेटली डेफिनेटली। इसके आप पढ़े द ट्री ऑफ प्योरिटी, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बस उस पोएम में मिल जाएगा कि उसने क्या मदर को प्रॉमिस किया और क्या फुलफिल हुआ। डेफिनेटली। एक और क्वेश्चन, बाय द नेम ब्लेज। ब्लेज जो बुक का टाइटल है, दिव्यांश के पोएम का भी टाइटल ब्लेज है। तो दिव्यांश जब 2015 में जेरूसलम से ट्रांसप्लांटेशन करके लौटा था, तो दिव्यांश के इंग्लिश टीचर मिसेस वाडिया ने दिव्यांश को एक दिन फोन करके कहा कि एक 100,000 पोएट्री फॉर चेंज एक पोएट्री बुक हर साल पब्लिश होती है, उसमें दिव्यांश को बोला एक पोएम तुम लिखो, और उस ईयर का थीम था मिरेकल ऑफ लाइफ, मतलब 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ में किसी एक पे लिखना था। तो दिव्यांश ने फायर को चूज किया, ब्लेज, उसने ब्लेज कविता लिखी। जब उसने वो कविता लिखी, शायद मुझे उतना उसका डीप मीनिंग समझ में नहीं आया, लेकिन जब हम लोग कहानी लिख रहे थे दिव्यांश के जाने के बाद और फिर से वो कविता पढ़ी, तो तब मुझे समझ में आया कि ये पोएम कितना प्रोफाउंड है और पूरे दिव्यांश के लाइफ को ये कविता जस्टिफाई करती। हम लोग फायर को देखते हैं एक फिजिकल फॉर्म में देखते हैं, लेकिन एक उसका मेटाफिजिकल फॉर्म भी होता है। वो फायर ही अपने अंदर आपके करेज को रिकंडल करता है, आपके डिटर्मिनेशन को करता है। तो दिव्यांश ने उस चीज को अपने अंदर लिया था, और ब्लेज वही ब्लेज है जो दिव्यांश के पूरे लाइफ को जस्टिफाई करता है। और बुक का जैसे टाइटल है ब्लेज अ सन्स ट्रायल बाय फायर, लेकिन शुरू में जब हम लोगों ने इस कहानी को कंसीव किया था और जब लिख रहे थे, तो हम लोगों ने उसका सब टाइटल लिखा था ब्लेज द लास्ट सर्कम्बुलेशन बिफोर साल्वेशन। ये फायर हमारे जन्म से लेके मरने तक, ये फायर के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते। दिव्यांश भी पूरा लाइफ उसका समझिए तो उसी आग पे ही वो चला है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेटर इस बुक का कोई टाइटल हो सकता था। और जब मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, ये जब बोल रही है, तो मैं ब्लेज कविता का पेज नंबर 317 पे लास्ट 5 लाइन में पढ़ रहा हूँ, and that these lines really define the life of Divyansh. He writes, Nidhi was telling just now, you can visualize fire in physical form and metaphysical form. Physical form is the fire which rekindles you from inside to face the challenge, daunting task ahead. He writes, look into the fire, my friends. Look at its profoundness and rekindle the fire in you to make the spirit stronger than ever before. And that's why the name of this book is Blaze. Because whenever you hear the word blaze, definitely fire comes to your mind. And somewhere even I thought that Divyansh had that fire in him. Given any kind of adversity, jo bhi aaya, he had that fire burning till the very end, and the positivity and the determination. Any kind of adversity is not going to stop him for what he wants to achieve in this life. So definitely a very apt title, Blaze, a sun's trial by fire. अगर इसका मीनिंग सोचो तो बहुत डीप होता है। एक हाथ में क्रिएट करता है कि एक बच्चा जो एक फायर का ट्रायल देना है, या फिर जैसे हम बोलते हैं अग्नि परीक्षा देना है, एंड इट समहाउ क्रिएट्स द डेप्थ ऑफ व्हाट दिव्यांश लाइफ वाज। मैंने वो टाइटल को ऐसे रीड किया, व्हेन यू सेड ब्लेज अ सन्स ट्रायल बाय फायर, इट हिट मी लाइक दैट। थैंक यू। यस, एंड एक क्वेश्चन है कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू राइट दिस?
इतना Yeah. मोटिवेशन, इतना मतलब आप लोग ऑलरेडी इतना सब कुछ गो थ्रू कर चुके हो, एंड देन डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड, बट लोगों के लिए क्या मोटिवेशन था ये बुक लिखने के लिए? मैं तो मुझसे सुना सकती ये मोटिवेशन आप पूछ सकते हैं कि हमने किताब क्यों लिखी, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट। देखिए, ये जब दिव्यांश के जाने के बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिवली डिसाइड किया था कि शुड वी राइट ए बुक, क्या किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली किताब जो लिखी जाएगी वो कैंसर पे किताब है। और कैंसर पे किताब, देयर आर n number of books available in the market, so how this book is going to be different from rest others? ये चैलेंज था, और हम लोग, आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, सो मुझे लगा कि इमोशन में किताब नहीं लिखनी, शुड बी एक्चुअली राइट द बुक, एंड देन वी थॉट वी मस्ट राइट द बुक। एंड द रीजन आई स्पेल देयर आर 3-4 रीजन्स। द फर्स्ट इज, देखिए, मैं दिव्यांश के केस में देखा था कि एडवर्सिटी गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेलेंस, टू इवॉल्व योरसेल्फ। खलील जिब्रान ने लिखा था कभी, व्हाट इज पेन? पेन इज द ब्रेकिंग ऑफ शेल दैट इनक्लोजेस विजडम, सेल्फ बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जब पेन आता है तो आपके विजडम बिल्कुल शेल में बंद है, वो पेन से वो शेल टूटता है और विजडम सामने प्रस्फुटित। और तब मैंने ये दिव्यांश के केस में देखा था कि पेन जब आया तो पेन को उसने हार्नेस किया कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, और वो एनर्जी उसको इवॉल्व कर रहा था ओवर द पीरियड। तो दिस वाज वन रीजन। एंड सेकंड, मुझे सबसे ज्यादा ब्रिलियंट उसके केस में लगता था, कैंसर मैं बताऊं, इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल फिनोमेना, एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल। आता है, आ गया, डिवाइन है, आ गया आपके शरीर में। ट्रीटमेंट प्रोसेस वेरी प्रिडिक्टेबल, व्हाट साइड इफेक्ट्स आर वेरी predictable, and cure or final destiny very predictable. So is on the face of this predictability, what is unpredictable? It is your stoic nature, your capacity to fight with this problem, and that we saw in Divyans's case. The third important is social impact. मुझे लगा कि कहानी, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो करके अपना नाम कमाए, अपने फैमिली बनाए, कुछ पेरेंट्स के लिए भी कर दे। कुछ वाइस पेरेंट्स होते हैं, जो जिन पेरेंट्स को विजडम होता है, वो चाहते हैं हमारे बच्चे कुछ ऐसा करे समाज के लिए, एंड ही मस्ट क्रिएट सम सोशल। हम दोनों को जेन्युइनली लगा कि ये इस कहानी से कुछ सोशल इंपैक्ट किया जा सकता है, वी मस्ट राइट दिस। लेकिन उसके अलावा एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा। दिव्यांश ने अपनी माँ को 2013 में अपने बर्थडे में एक लेटर लिखा था, और उसका क्या था, वो हर बर्थडे में अपनी माँ को लेटर लिखता है। दिस इज द लेटर, आई एम गोइंग टू रीड 4-5 लाइन्स। Yes, yes. एंड मुझे यहां से एलिमेंट मैं पढ़ रहा हूं। Every year, Forbes, one of the most respected established magazines in the world, publishes a list of the 100 most powerful, influential, and dynamic personalities of the world. This year's list had Michelle Obama, Sonia Gandhi, the German Chancellor Merkel, among others. While Forbes always considers only such people who makes news, it fails to praise and mention the life of common people. And if it starts doing so, then I can proclaim doubtlessly that you will headline the magazine in the first edition. Now, यहाँ पे मुझे लगा कि कॉमन मैन की कहानी, और कॉमन मैन की कहानी से कॉमन मैन काफी एसोसिएट हो, कि क्या कॉमन मैन की कहानी पावरफुल हो सकती है, नहीं हो सकती, कॉमन मैन की कहानी क्या इंपैक्टफुल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो अगर कॉमन मैन की कहानी इंपैक्टफुल है, क्या उसे लिखा जाना चाहिए कि नहीं लिखना? दिस व्हाट वी सीरियसली थॉट अबाउट इट, एंड वी वेंट अहेड विद दिस। So definitely it was a very good decision to write the book. ऐसे बहुत लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता है कि ऐसे समय कितना स्ट्रांग होना है या कैसे ये सिचुएशन हैंडल करना है। डेफिनेटली दिस बुक वुड समवेयर और द अदर एक मोटिवेशन का डेफिनेटली काम करेगी। सो अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर द की टेकअवेज, द की लर्निंग्स फ्रॉम दिस बुक, लेकिन आप क्या बोलते? देखिए, टेक अवेज में बताऊं तो, और मैं यंग स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस करना चाहूंगा, मुझे तो लगता है कि द पाथ यू आर ट्रेडिंग ऑन,
It's your path. You have to walk alone. There would be someone who will accompany you, but there would be none who will walk for you. सो ये चीज समझ लो, ये किताब बताती है कि आपको अपना रास्ता खुद से चलना है. दूसरा टेक अवे क्या मुझे लगता है, देयर आर 3 Qs इन आवर लाइफ्स, EQ, IQ एंड SQ. इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन एंड इमोशनल क्वेश्चन. यू हैव टू बैलेंस अमंग्स 3. आज मैं देखता हूं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं, दे मे बी गुड एट IQ, बट थैंक्स टू न्यू डिजिटल मीडिया, SQ and EQ, they are suffering a beating. आपको इन तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा. और ये किताब पढ़ें, दिव्यांश एक ऐसा कैरेक्टर था जिसका IQ, SQ, EQ तीनों बैलेंस किया. तीसरा मुझे टेक अवेज लगता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप सुनते होंगे हैं टारगेट एंड पर्पस ऑफ लाइफ. किसी स्टूडेंट से व्हाट इज योर टारगेट, ये वुड से कि मुझे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पैसे कमाने हैं, घर बनाना, माँ बाप को देना. So that is your target. And what is the purpose of life? पर्पस तो वही हुआ. तो what I say कि both are different. Targets you achieve for yourself. Purpose you may be achieving for yourself, but it is mostly for the person surrounding you. So you have to distinguish between target and purpose. इस केस में दिव्यांश might not have achieved the target of becoming an engineer. His parents might not have achieved in their ambition to see their son becoming an engineer. Have we failed? No. Because if we have written this story, if we are doing this online talk, कहीं से दिव्यांश का लाइफ का पर्पस पूरा हो और कहीं से हमारा पर्पस भी पूरा. So you have to distinguish between target and purpose. Lastly, one more point I am trying to tell you is what is success? सफलता आप किसको कहते हैं? आप जिस चीज को सोचती हैं कि मैं ये करके मुझे वहां पहुंचना है, अगर आप पहुंच गए तो आप उसको सक्सेस डिफाइन करते हैं. अगर आप नहीं पहुंचे, आपको पहुंचना होता है X, आप पहुंच गई Y पे, तो आपको ये समझना, यू हैव टू रीओरिएंट योरसेल्फ इन विजुअलाइजिंग कि व्हाई इज योर सक्सेस. आज दिव्यांश इंजीनियर नहीं बना, ही मे हैव फेल्ड इन हिज लाइफ, बट मुझे लगता है कि आज जो उसको ये किताब निकली, हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ किताब पढ़ के लोग हमसे बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज हिज सक्सेस. नाउ आई मस्ट विजुअलाइज कि दिस इज हिज सक्सेस. सो मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि यू मस्ट ऑलवेज रीओरिएंट योरसेल्फ इन असेसिंग व्हाट इज सक्सेस फॉर यू. Very. I would like to add, Yes, Nidhi ma'am. Yes. सभी को लगता है कि हमने जो भी कर्मा किया, अच्छा करते हैं तो हम उसका फल चाहते हैं अपने हिसाब का, कि जो किया और जो हम चाह रहे हैं वैसा ही फल मिले. लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं. खासकर आजकल के स्टूडेंट, उनको IIT जाना है, इधर जाना है, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आजकल इतने सुसाइड कर लेते हैं बच्चे. तो मुझे लगता है अपना जो कर्म है ऑनेस्टी के साथ कीजिए. भले आप जो चाह रहे हैं वो फल नहीं मिले, लेकिन अलग तरीके से उसका फल मिल सकता है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया. दिव्यांश का जैसे US में एडमिशन हो चुका था, उसने मुश्किल से 3 महीने वहां पे पढ़ाई की, तो कुछ किया ही नहीं, उसने कुछ नहीं अचीव किया, इंजीनियर नहीं बन पाया, जॉब नहीं कर पाया. लेकिन आज उसके नाम से उस कॉलेज में स्कॉलरशिप है दिव्यांश के नाम से, और उस स्कॉलरशिप से ना जाने कितने सालों तक कितने बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं कर पाएंगे, उनको पढ़ाई का मौका मिलेगा और ग्रोथ का मौका मिलेगा. तो मुझे लगता है दिव्यांश भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके वजह से बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे. और अगर दिव्यांश सफल भी हो जाता तो वो अपने लिए कुछ करता. आज भले वो नहीं है, लेकिन अपनी कहानी के कितने लोगों को इंस्पायर कर रहा है. और इसलिए मुझे लगता है कि आजकल के स्टूडेंट को और हम सभी को होप नहीं खोना चाहिए, क्योंकि एक चीज जाता है तो मुझे लगता है दूसरा कुछ बड़ा आपके लाइफ में जरूर आता है. बस हमें पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए. I really appreciate and salute you both. The way you talk, the way you tell everything, the way you have fondness and proudness of your child, दिव्यांश. और सर सुशील सर, आपने जो बोला कि हर स्टूडेंट का या हर चाइल्ड का एक टारगेट होता है, एक प्रोफेशन होता है, एक पर्पस होता है. तो दिव्यांश का अचीव नहीं हुआ, इसका मुझे नहीं लगता कि इससे मतलब टारगेट तो ठीक है, इट वाज प्रोफेशन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट.
But if you talk about a meaningful life, if you talk about the purpose of life, उसने सही मायने में सब कुछ अचीव किया है, सब कुछ अचीव किया है. The fact that we are talking about him right now, after he is still not with us, but still we are talking. People are talking. The world is talking. The scholarship है उसके नाम पे. Job model, he will be living in the life of so many people. And this required your support, your positivity भी आप लोगों में से ही मुझे लगता है दिव्यांश को मिली है. Because the way you guys are answering and the way the thoughts are, I am really happy. दिव्यांश को जो सपोर्ट चाहिए था ना वो शायद यहीं से आया. और जितना आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया है या जितना आप लोगों ने हेल्प किया, he turned his adversity. He totally turned his adversity into a big opportunity जो वो कर सकता था उसकी लाइफ में. Because some things हमारे हाथ में नहीं होती. But दिव्यांश जो I mean the biggest adversity, आज एक human being बीमारी से बहुत ज्यादा डरता है. आज कोई भी XYZ पर्सन ये सुने तो उसका मतलब I mean इतना बड़ा सोच कैसे इतना छोटा बच्चा कर सकता है. ये हैट्स ऑफ टू यू गाइस. कुछ तो सही हुआ है, कुछ तो दिव्यांश का है, कुछ तो आप लोगों का भी मोटिवेशन और स्ट्रेंथ है. डेफिनेटली. Can I add one small point? Yes. तो आपने कहा ना वो एक्चुअली यूएस में एक एपिसोड होता है जहाँ पे वो हॉस्पिटल जाते हैं दिव्यांश. मैं उस समय नहीं था, निधि थी. और दिव्यांश ने उनको अपनी माँ को कहा मम्मी मुझे बहुत पैसे कमाने. तो निधि ने कहा कि क्यों अधिक पैसे कमाना चाहते. उसने कहा पैसे बहुत कमाना है मुझे, चैरिटी. खैर पैसे तो नहीं कमा पाया. अब देखिए लाइफ कैसे, आप सक्सेस की बात कर रहे हैं ना आप. अभी ब्लेस किताब मिली, मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैंने आज तक नहीं कहा, मैं पहली बार बोल रहा हूँ. और क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है इसे बातें करना. ये बुक में भी ऐसी बात नहीं लिखी, कहीं मैं नहीं लिखवाया. हम लोगों ने ये डिसाइड किया था जो भी रॉयल्टी मिलेगी इससे वो मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को हम लोग प्लेज कर. और हम लोगों ने प्लेज किया और फॉर्चुनेटली इस किताब से काफी रॉयल्टी आई भी है. और हम लोग जाते हैं चेक लेकर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, किसी कैंसर पेशेंट पर तो खर्च हो रहा है. लेकिन जब फर्स्ट टाइम गए थे हम और निधि, और उस समय जब चेक दिया डायरेक्टर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, तो दिव्यांश की वो बात हम दोनों की याद थी कि मम्मी बहुत पैसे कमाना है और चैरिटी करना है. लेकिन वो पैसे कमाया अपनी कहानी के थ्रू, इस पेज के थ्रू उसने पैसे कमाया और वो पैसे एक्चुअली चला गया. और यहीं पर अपने जीवन की हम संपूर्णता मानते हैं. हम दोनों अपने जीवन की संपूर्णता. आप बच्चे अगर हमें छोड़ के चले जाते हैं क्या हमारा अपब्रिंगिंग खत्म हो जाता है क्या? नहीं, उसके बाद भी चलता है. This is what we have been trying to do and that's why we are talking to you. मैं सारे पेरेंट्स को ये मैसेज करना चाहती हूँ कि डेथ अगर घर में किसी की होती है तो वो एक लाइफ जाता है, रिलेशनशिप खत्म नहीं होता है. और पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग कभी नहीं खत्म होती है. बच्चा आपके पास है चाहे नहीं है. तो हम लोगों की भी पेरेंटिंग खत्म नहीं हुई. आज भी दिव्यांश भले ही फिजिकली नहीं है लेकिन वो हमारे साथ है और हम लोगों की भी पेरेंटिंग चल रही है. और उसके बदले दिव्यांश भी, एक होता है ना पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, वो अभी भी कर. तो होप नहीं खोना चाहिए. और जो भी लाइफ मिला है, जो भी मिला है हमारे लाइफ में, उसको लेके आगे बढ़े और क्या पॉजिटिव कर सकते हैं, क्या उसमें से बेस्ट निकाल सकते हैं, शायद उसका हर दिन हम लोगों को ट्राई करना चाहिए. और लाइफ का पर्पस शायद यही है किसी भी के लाइफ. Divyansh is a perfect example how to achieve the purpose of your life, whether you achieve professional or not. और ये बात समझने के लिए बहुत समय लगता है लोगों की लाइफ के एंड तक आ जाते हैं पर शायद उनका पर्पस फील नहीं होता. बट शायद दिव्यांश को कहीं ना कहीं रियलाइज हो ही गया होगा कि मेरा लाइफ का पर्पस होना चाहिए. सो ही केम अप विद दिस राइटिंग थिंग. सो डेफिनेटली अ डिवाइन सोल, डेफिनेटली सो पॉजिटिविटी. आप लोगों से भी बात करके तो ऐसा पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है मुझे कि I am really unable to express it in words that when I read the book, मैंने सुशील सर से भी डिस्कस किया था, I wasn't expecting such a story or such determination, such kind of support, such kind of calmness in such a small child. So definitely बहुत सही डिसीजन है. ये बुक डेफिनेटली प्रोपेगेट होनी चाहिए. और बेटर यू गॉड फॉरबिड कोई ऐसा सिचुएशन फेस करे, बट एक जो मोटिवेशन पार्ट है इसमें, वो जो पर्पस फिलिंग पार्ट है इसमें, वो स्टूडेंट ने रीड करना चाहिए. क्योंकि उनके पास तो काफी फेवरेबल सिचुएशंस होते हैं, बट देन हाउ डू दे यूज इट? आर दे रियली यूजिंग इट?
तो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में डेफिनेटली आना चाहिए और ये बात डेफिनेटली उनको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि जब दिव्यांश इतना कुछ अचीव कर सकता है तो उनको भी सही पाथ पे रह के सही पाथ पे रह के थोड़ा अचीवमेंट के बारे में सोचना चाहिए, डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। आप एक बार क्वेश्चन सर कि कितने लैंग्वेजेस में आपने सोचा है कि इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस एंड व्हिच प्लेटफॉर्म्स आर यू थिंकिंग टू पब्लिश सर? सबसे पहले तो ब्लेज सन्स ट्रायल बाय फायर आई इंग्लिश में, और इंग्लिश में हम दोनों शुरू में लिखा था। एक्चुअली दिव्यांश ने अपने पेरेंट्स को री इन्वेंट कर दिया। हम लोग, मैंने पहले ही बताया कि हमको री इन्वेंट कर दिया। जब इंग्लिश में किताब आई अगस्त 2021 में, उसके एक साल के बाद ये इंग्लिश किताब है। उसके बाद हिंदी में किताब पब्लिश हुई, जस्ट एक साल बाद रूपा पब्लिकेशन, ये हिंदी किताब है। और अभी लास्ट मंथ में 2 मई को इसका मराठी वर्जन रिलीज हुआ है, क्योंकि दिव्यांश महाराष्ट्र में रहते थे और इस कर्म, उसके बहुत सारे कर्म इस मातृभूमि पे भी थे। तो मातृभूमि का जो कर्ज होता है वो तो उसको अपनी स्टोरी उसको देनी थी। ये मराठी किताब आई है, ब्लेज एक पुत्राची अग्नि परीक्षा। तो ये 3 लैंग्वेज में किताब आई है। ये तीनों किताब ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पर है। ऑफलाइन किसी भी स्टैंडर्ड बुक शॉप में किताब मिल जाएगी और अमेजोन पे है, और इसका ई वर्जन भी, किंडल वर्जन भी है। इसके अलावा एक और इसका वर्जन आया है। अगर आप, चूंकि आपने किताब पढ़ी, मैं चाहूंगा कि मैं आप तक वो किताब पहुंचाऊं, जो कॉफी टेबल वर्जन है। और कॉफी टेबल वर्जन इज बिग फॉर्म, इट हैज लॉट ऑफ फोटो फीचर्स, सेम स्टोरी with lot of photo features, and you will actually see the scenes are playing before you as you read the story. Yes. तो वो मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने का, वो सीलम तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। So as of apart from coffee table, 3 languages, I don't know, ये किताब एक अपनी यात्रा पे निकला, एक तीर्थ यात्रा, और तीर्थ यात्रा का इसका जो गॉड है वो इसका रीडर है। ये अपना रास्ता बना रहा है और हम पीछे पीछे चल, हो सकता है तो उनको चौथे लैंग्वेज में भी। एज ऑफ नो आई एम नॉट। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्यांश अपनी जर्नी अपनी बुक के थ्रू कंप्लीट करने वाला है, लाइक द राइट, करेक्ट, बिकॉज़ द पॉइंट हियर आई वुड से फिजिकल वर्ल्ड इज देयर, लेकिन ही स्टिल कंटिन्यूइंग हिज जर्नी बाय his stories, by his writings, and the way the book has started and the way the book is communicating, it just feels that Divyansh is completing his journey of life and his purpose of life. Am I right? Don't you feel so? Absolutely, absolutely, absolutely. इसलिए मैं कहता हूँ पर्पस अलग है, लाइक जीवन का उद्देश्य क्या है। आपने टारगेट लक्ष्य तय कर लिया, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य दिखता नहीं है और वो आपको तुरंत दिखेगा भी नहीं, वो बहुत सालों के बाद दिखता है। आज हम ये किताब की कहानी से पढ़कर अगर आप मुझसे जुड़ती हैं और आप इंस्पायर होती हैं और 4 लोगों को बोलती है कि किताब को पढ़ लो, मुझे लगता है उसके लाइफ का उद्देश्य पूरा, और हमारे जीवन का भी उद्देश्य। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ये ब्लेज से किताब नहीं है। बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं कि अब तो बहुत हो गया, 3 साल हो गए बुक को, अब नया कुछ लिखना है, कुछ नया लिखो। तो मुझे यही लगता है कि ये ब्लेज से बुक नहीं है, ये एक जर्नी है, और इस जर्नी पे दिव्यांश ने और ब्लेज ने एक बहुत सारा छोटा सा रास्ता तय किया है, और मुझे लगता है कि इसे भी बहुत दूर तक जाना है, और कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता है। बस हम लोगों को साथ साथ इसके पीछे पीछे बस हिम्मत से चलना है। डेफिनेटली। मुझे कवर के पीछे भी कोई स्टोरी है, जो कवर एक जो है जो बिल्कुल आई कैची और एकदम जो का टाइटल है उससे एकदम मैच करता है, तो इसके पीछे में कोई कहानी है तो प्लीज बताएं। मैं बताता हूँ, कवर पेज को फिर से अपने व्यूअर को दिखा देते हैं। देखिए कवर पेज ये भी एक डिवाइन फोर्स का हिस्सा है, और ये मैं मार्वलस स्टोरी बता रहा हूँ, इतनी फैसिनेटिंग जर्नी है। 2 मई 2019 दिव्यांश लेफ्ट अस फॉर बेटर वर्ल्ड। 1 मई को डॉक्टर had said it's a question of few hours. He was on life support. And whole day, Nidhi was sitting by his bedside. और उसका हाथ पकड़ के ऐसे बैठी रहती। और मैं आते जाते, क्योंकि हम भी काफी इमोशनली वीक हो चुके थे, तो हमने चुपके से ये लॉक्ड हैंड्स को मैंने कैमरे से, मोबाइल कैमरे से फोटो। अच्छा, लेने का पर्पस सिर्फ ये था उस समय, मुझे उस समय जो इंस्टेंटली कोई आइडिया फ्लैश करता है, द आइडिया सेट कि दिस scene you are not going to see in all your life. This is the last time you will see. I must capture this one, maybe on digital platform. वो हमने उसको होल्ड
होल्ड करने का दूसरा रीजन और था, मैं फिर से फोटो दिखाता हूँ, आप देखिए दिव्यांश का हाथ जो है ऊपर है एंड द रेड थ्रेडेड वन इज निधि's। ओके, देखने में लग रहा है कि निधि ने दिव्यांश का हाथ पकड़ा है, लेकिन अब दूसरे नजरिए से अगर दिव्यांश ने निधि का हाथ पकड़ा है, आप ध्यान से देखिए। और ये मैंने जब फोटो ले लिया उसके बाद मेरे कैमरे में फोटो पड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं था, मैं भूल भी गया था। जब किताब बनी और कवर पेज डिसाइड होने लगा पब्लिशर साहब, तो मैं डरते हुए चुपचाप फोटो कैन इट बिकम अ कवर पेज ऑफ दिस बुक, अ मदर इज टेलिंग स्टोरी ऑफ हर सन एंड बोथ हैंड्स आर लॉक्ड विथ ईच अदर। उसने कहा कि इससे बेटर कवर पेज हो ही नहीं सकता। definitely I agree. So it was meant to happen. The things which were going on for notice करना, and मुझे नहीं मालूम था कि वो रियल फोटो है, अभी तक मुझे नहीं पता था कि वो अल हक ने मुझे एक नई पहचान दे दी और ये सबसे कीमती चीज है मेरे जीवन का आज के डेट में। आज भी लाल नहीं, और- तो मुझे नहीं पता था, मैंने तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की इतना, I was not expecting this actually, that it is a real photo. The last moments where you were holding his hand, or rather he was holding your hand. So definitely a beautiful story again for the cover page as well. So एक जो चीज मुझे आपको पूछनी थी कि दिव्यांश ने इतनी सारी पोएम्स लिखी, तो आर यू प्लानिंग कि उसकी पोएम्स को भी अलग से कंपाइल करके पब्लिश करें, या फिर आपके थॉट्स क्या है फ्यूचर में, अब आप क्या सोच रहे हैं? देखिए पोएम, मैंने जितने भी इनकी जो पोएम्स हैं, हमने तीनों किताब में इंग्लिश, हिंदी और मराठी में, लास्ट मैंने उसको डाल दिया है एंथोलॉजी। क्योंकि अगर हिंदी में कोई पाठक पढ़ रहा है या मराठी पढ़ रहा है, उसे पता होना चाहिए अंग्रेजी में लिखा क्या था। तो ट्रांसलेटेड वर्जन देख रहे थे तो अंग्रेजी मैंने डाली, लेकिन इस पर मेरा सीरियस थॉट चल रहा है। स्पेशली आई वॉन्ट दीज पोएम्स टू बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी। इनफैक्ट देयर इज वन बिग टाइम पोएट, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, क्योंकि पोएट्री आप पढ़ी होगी, दिव्यांश की पोएट्री लेयर्स में बहुत नुआंस्ड है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगी। अगर आप जितनी पढ़ेंगे नई मीनिंग समझ में आएगी। एंड आई एम टेलिंग यू क्वाइट ऑनेस्टली, मैं आज भी पढ़ता हूँ तो मुझे एक नई मीनिंग दिखाई पड़ती है। तो इतना लेयर्स में लिखा हुआ है कि देयर हैज टू बी सम capable hand to translate. So this is very much in our mind. Let's see how it unfolds in days to come. लेकिन अगर तो मैं देखिए तो दिव्यांश के पोएम का बहुत अच्छा यूज हुआ है, क्योंकि कहानी उसके पोएम पे ही वीव हुई है। Yes, yes. अगर किसी को पोएम उतना समझ में भी नहीं आ रहा है तो वो कहानी के थ्रू स्टोरी पढ़े तो correct, समझ पाते हैं। तो correct. ये एक आखिरी मैसेज अगर मैं आपको बोलूं कि आप रीडर्स को क्या देना चाहते, तो आप क्या बोलेंगे? दोनों को पूछ रही हूँ मैं। निधि नाम से स्टार्ट करते हैं। एक तो मैंने बुक पढ़ने के बाद, मैं भी बहुत सारे बुक पढ़ती हूँ दिव्यांश के जाने के बाद, क्योंकि बुक पढ़ के ही मुझे लगता है दिव्यांश मेरे पास है। तो मेरी कभी ये इच्छा नहीं हुई कि मैं उस ऑथर से जाके मिलूं या जो बुक का कैरेक्टर है उससे जाके मिलूं। लेकिन इस बुक के साथ ऐसी बात है कि जो भी ये बुक प्लेस पढ़ते हैं वो दिव्यांश के हो जाते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं, हमारे घर आते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, दिव्यांश की सिस्टर के बारे में, अनन्या के बारे में पूछते हैं। तो मुझे लगता है बुक में एक हीलिंग पावर है और लोगों को कनेक्ट भी करता है। और मुझे ये एहसास हुआ कि जो हमें लगता है कि बहुत पर्सनल स्टोरी है हमारी, हम लोगों को क्यों बताएं, बहुत लोग बचते हैं। तो मुझे लगता है जो पर्सनल है वो यूनिवर्सल भी है। मैं दिव्यांश के साथ इंडिया में भी रही, यूएस गई, जेरूसलम गई। तो जो पेन एक मदर का होता है, जो मेरा था वो यूएस में भी था, उस मदर का जेरूसलम में भी था। तो मुझे लगता है पेन को छुपाना नहीं चाहिए। अगर उस पेन से, आपके पेन से किसी को हील करने की ताकत है उस पेन में, तो आपको लोगों के सामने खुल के अपने पेन को शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए कि इस पेन को मैंने कैसे हैंडल किया। शायद कुछ माओ को, कुछ पेरेंट्स को एक नया रास्ता मिले। तो मुझे लगता है पेन छुपाइए नहीं, लोगों को बताइए, ये छुपाने की चीज नहीं होती, क्योंकि हर का पेन यूनिक होता है और वो सुंदर होता है। पेन सुंदर होता है। मैंने दिव्यांश को खोने के बाद जाना है, तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। मेरा यही मैसेज है। मैं बोलूं? यस प्लीज। मैं दूसरे लेवल पर बात करता हूँ। पेन की उन्होंने बात किया, पेन प्योर होता है, पेन का ग्रेस होता है, और अगर पेन को ग्रेसफुली अगर आप प्रोजेक्ट करें तो उसकी अपनी गरिमा होती है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उसको प्रोजेक्शन गलत कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो लोग सिंपैथी से देखते हैं उसको।
मैं कुछ और बोलता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बी बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ, ऑलवेज स्ट्राइव टू मेक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और एक मैंने कहीं पढ़ा था कि यू आर माइकल एंजेलो ऑफ योर ओन डेस्टिनी एंड द डेविड यू आर स्कल्पचरिंग इज यू। आप अपने आप को जो जो बनाते हैं, जो सोचते हैं, एक्चुअली आप खुद को बनाते हैं। और इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, हम जो सोचते हैं, जो आज निगेटिविटी में अगर इंटरेक्ट होते हैं, तो मेरी मूर्ति वही बन गई। और अब अगर हम अच्छे से रहते थे, मेरी मूर्ति हुई, तो आप जैसा कर्म करते हो एग्जैक्टली वही आपको मिलता है। दिव्यांश ने कुछ अपने अच्छे कर्म किए तो उसे किताब आज आ गई। शायद हम लोगों ने उनसे इंस्पायर होकर कुछ लिखा और आप लोगों से जुड़ पाए, तो मुझे लगता है कि हमारे कर्म, तो वी आर ट्राइंग टू मेक आवरसेल्फ बेटर एंड बेटर। दिव्यांश डिड दैट, वी आर ट्राइंग एंड वी एक्सपेक्ट सोशल लाइफ में लोग जो हुई कहानी किताब को पढ़ें, नॉट दिस बुक ओनली, एनी बुक अगर इंस्पायर करती है तो उसको लाइफ में जरूर लाएं। और लास्ट क्वेश्चन था ये मेरा, इसके अलावा अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो वी आर रियली ओपन फॉर दैट। मतलब मैं अगर मेरे फीलिंग्स व्यक्त करूं तो आई एम सो ऑनर्ड, सो आई फील सो privileged to hear the story from you. जब मैंने बुक पढ़ी थी तो I was very emotional for a moment being a mother. एक ऐसे थॉट्स आते हैं कि how did a mother and father handle such a situation in their life? बट अभी आप लोगों से बात करके मेरे विचार पूरे चेंज हो गए. The kind of inspiration you guys are, the kind of motivation you provide, the kind of positive attitude you have towards facing such an adverse situation. आज अपने बच्चे को इतने पेन में देखना, it is very difficult. It is very difficult, no doubt. मैं आपको सही में धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतने अच्छे तरीके से वो चीज आने की, इतने अच्छे तरीके से आपने दिव्यांश को सपोर्ट दिया और इतने, I mean, आपका जो डिसीजन था to write the book and to spread this inspiration, to spread this message to the people, I'm really, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको। और आशा है कि दिव्यांश की जर्नी उसकी बुक के थ्रू बहुत आगे जाए और सब जहां पे भी जो भी उसके मन में था, ऐसा लगता है मुझे कि God he gave them this adversity, definitely he wanted to give them a very more good purpose in his life to serve others as well, not only him but to serve others as well. और आप लोगों के माध्यम से ये हो रहा है. सो अ ग्रेट थिंग, ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर. जो भी आप प्लान कर रहे हो, आप बुक्स प्लान कर रहे हो, जो भी प्लान कर रहे हो, और मेरे तरफ से आपको बहुत बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस on behalf of Vaishali Foundation. I definitely thank you for taking out the time and talking with us on this topic. Thank you. Thank you so much. We convey our heartfelt gratitude to Orange City Lit Fest. आप लोगों ने इस बुक को चुना, हम लोगों से बात करने की कोशिश, हमसे जुड़े, और we are very happy, we are very glad and gratified. And you conducted this show very well, and I can see you were emoting through your eyes, and it's not that easy. You are holding your emotions, but you are asking apt questions to us. So thank you so sir. much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for joining. Thank you.